हेलो दोस्त, आशा करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हमने कहा था कि आज का हमारा नया टॉपिक टेंस है, तो टेंस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए समझिए। टेंस टेंस मतलब होता क्या है? टेंस का मतलब होता है काल, और इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, जो काल का मतलब होता है हमको समय। समय होता है ना, और यही क्या है, इंग्लिश में इसको हम लोग टाइम बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइम। तो टाइम हमारा कितने प्रकार का होता है? टाइम हमारा कितने प्रकार का होता है? देखिए, तो पहला हमारा टाइम होता है प्रेजेंट टाइम। पहला क्या होता है? प्रेजेंट टाइम। दूसरा होता है हमारा पास्ट टाइम, और तीसरा होता है फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम। तो ये हमारा टाइम तीन प्रकार के, कौन कौन? पहला प्रेजेंट टाइम, दूसरा पास्ट टाइम, और तीसरा फ्यूचर टाइम। तो हम लोग इसे हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि द नॉलेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। यानी कि जो हम लोग टेंस के अंतर्गत जो पढ़ते हैं, उस किसके बारे में पढ़ते हैं? तो टाइम के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं इसको इसको हम लोग बोल सकते हैं कि द नॉलेज ऑफ, कैसी? टाइम। द नॉलेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि द नॉलेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। ठीक है, और इसी के आधार पे टेंस कितने भागों में बांटा है? तीन भागों में। सेम वही कंडीशन है, इसमें भी टाइम के बारे में पढ़ना है। तो प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। उसी प्रकार टेंस को कितने भागों में बांटते हैं? तीन भागों में। कौन कौन है? आइए, इसको तीन भागों में। पहला भाग हमारा जो है, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा क्या है? प्रेजेंट है। सेकेंड भाग क्या है? पास्ट। और थर्ड भाग क्या है? फ्यूचर। ऐसे टेंस नियमतः दो ही प्रकार के होते हैं। फ्यूचर की हम लोग गणना करने के लिए पढ़ते हैं, लगभग फ्यूचर की हम लोग गणना करने के लिए पढ़ते हैं। तो टेंस में अब इसमें देखा गया कि हर एक भाग, यानी प्रेजेंट है या पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, हर एक भाग को फिर चार चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। हर एक भाग को फिर चार चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी प्रेजेंट को कितने भाग में बांटा गया है? प्रेजेंट को आगे जाके चार भागों में बांटा गया है। पहला इसका भाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड भाग इसका है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कंटिन्यूअस टेंस। और थर्ड भाग इसका है प्रेजेंट तो देखते हैं इसका थर्ड भाग। जो इसका थर्ड भाग है वो है, तो इसका थर्ड भाग क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसका फोर्थ भाग है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस, ये इसके चार भाग, यानी प्रेजेंट के चार भाग कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ही जब आइएगा पास्ट में,
तो पास्ट के भी 4 भाग। पास्ट के कौन कौन? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और ये पास्ट परफेक्ट टेंस। और फिर आइएगा जब फ्यूचर का, तो सेम फ्यूचर का भी वही कंटिन्यूअस होता है। फ्यूचर में फिर जो इंडेफिनिट टेंस, इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। तो आशा करते हैं कि आप सपोर्ट कीजिएगा और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और कल जैसे हमने पढ़ा था कि टेंस के प्रकार के बारे में, टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि इसके कितने प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट ये पास्ट और तीसरा फ्यूचर। यानी पहला प्रेजेंट, तीसरा पास्ट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। तो उसके टाइप के बारे में, फिर एक एक टाइप के बारे में हमने पढ़ा था कि जो पहला टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट, और दूसरा हमारा है पास्ट और तीसरा फ्यूचर। फिर इसके टाइप के बारे में पढ़ा था कि प्रेजेंट के 4 टाइप होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम वैसे ही इसके 4 टाइप, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम इसके भी 4 टाइप पढ़े थे हम लोग। कौन? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब यहाँ से देखेंगे एक एक हम लोग टॉपिक देखते चलेंगे। तो यहाँ से हमारा पहला टॉपिक जो है प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं। और प्रेजेंट के पहला जो टाइप है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और यहाँ से प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, हमने कहाँ से स्टार्ट करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें देखते हैं। और सबसे पहले हम लोग आता है आखिर इसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे एक हम एग्जांपल के तहत एक क्वेश्चन देते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए कि मैं आम खाता हूँ। मैं आम खाता हूँ। तो जैसे ये एग्जांपल है, मैं आम खाता हूँ, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ये हमारा सेंटेंस है? क्योंकि दूसरा नहीं हो सकता है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे कुछ नियम बनाए गए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पहचान। पहचान से स्टार्ट करेंगे, या इसको हम लोग बोले इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या है हमारा कि बहुत से छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या लगा हो, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, आप देखिएगा तो यहाँ पे ता, ते या तो ती ऐसे ही वर्ड लगे होते हैं। यानी मुख्य क्रिया के अंत में, कहाँ पे? मुख्य क्रिया के अंत में। यहाँ पर देखिए तो मैं आम खाता हूँ, ये सबसे पहले मैं क्या है? हमारा कर्ता है। कर्ता यानी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद देखिएगा तो यहाँ पे मैंगो है और यहाँ पे खाना है। यानी हमारा जो मुख्य क्रिया है वो हमारा क्या है? खाना। यानी हम क्या कर रहे हैं? मैंगो को खा रहे हैं। यानी कि वर्ब हमारा क्या है? ये है मेन वर्ब। ये क्या है हमारा? एम बी, यानी मेन वर्ब है। ये मुख्य क्रिया यही है। तो देखिए मुख्य क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ है? ता ते ती लगा हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा टेंस है वो किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तब यहाँ से हम देखेंगे कि जब हमको पहचान समझ में आ गया, ता ते ती यानी मुख्य क्रिया के अंत में क्या लगा हो? ता लगा हो, ती लगा हो, ते लगा हो इत्यादि अगर है, इसमें होता है ता है, ती है, ते हो इत्यादि लगा हो, तो उसमें हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत है। अब देखते हैं कि इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। तो ये जो हिंदी के नियम से पहचानने के लिए ये था
पहचान। लेकिन अगर हम अंग्रेजी के आधार पर देखेंगे तो उसमें हमारा कुछ अलग आता है, उसको हम लोग स्ट्रक्चर के आधार पे पहचानेंगे कि ये हमारा कैसे बनेगा। अब देखिए, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, बनाने का नियम होता है, वो होता है आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हमको किस चीज का उपयोग करना है, सब्जेक्ट का उपयोग करना है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1 या वर्ब 5 का उपयोग करना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट का, और तुरंत उसके बाद अदर वर्ड का उपयोग करना है। तो जैसे एग्जांपल हमने लिया है कि मैं आम खाता हूँ, तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। हाँ, एक बात और, सब्जेक्ट पहचानना आप लोगों को आना चाहिए। तो सब्जेक्ट पहचानने के लिए नियम है कि जिस वाक्य में, यानी जिसके बारे में हम किसी वाक्य में चर्चा करते हैं वही हमारा क्या है, करता है। यानी कि हमने किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे हम मैं के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि आम कौन खा रहा है, तो मैं खा रहा हूँ, यानी मैं यहाँ पे क्या हूँ, कर्ता के रूप में हूँ। तो यहाँ पे देखिए, तो मैं की इंग्लिश क्या होता है, आई। ये सब तो आपको आना ही चाहिए। अब इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते, बस बता रहे हैं, आप लोग समझिए। ठीक है, मैं का मतलब, मैं का इंग्लिश क्या हुआ, आई। अब देखते हैं आई के बाद क्या हुआ, वर्ब 1 या वर्ब 5 हमको यूज करना है। तो इसका भी तो कुछ नियम होगा ना। इसका नियम कानून क्या है, हम कैसे पता करेंगे कि हमारा वर्ब 1 यूज होगा या वर्ब 5 यूज होगा। तो उसके सबसे पहले हम देखते हैं, हम बनाते हैं। अब इसके बाद आप लोग वर्ब 1 और वर्ब 5 का यूज समझा रहे हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट यहाँ बनाते हैं आई, और मैं क्या कर रहा हूँ, खा रहा हूँ। आई एट, मैंने यहाँ पे वर्ब 1 का प्रयोग किया है, आई एट, और क्या सी, अ मैंगो। आई एट अ मैंगो, मैं क्या कर रहा हूँ, आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, आई एट अ मैंगो। अब यहाँ पे हमको देखना है कि आप बोलिएगा भैया आपने तो यहाँ पे वर्ब 1 और वर्ब 5 लिखे हैं, अब आपने कैसे यहाँ पर वर्ब 1 यूज किया और कैसे वर्ब 5 यूज किया, कम से कम इसको तो बता दीजिए। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि हमने कैसे वर्ब 1 यूज किया और कैसे वर्ब 5 यूज किया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमको क्या देखना है, वर्ब 1 और वर्ब 5, यही ना हमारा मेन टॉपिक, यही है ना कि वर्ब 1 कैसे होता है और वर्ब 5 कैसे होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपने पर्सन पढ़ा होगा, पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, और नंबर सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। तो उसके अनुसार से हम लोग चलेंगे। जैसे हमारा सबसे पहला होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और एक होता है सेकंड पर्सन, और आपका होता है तीसरा थर्ड पर्सन। और इसके अंतर्गत यहां देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको, एक हमने टेबल बनाया है। ठीक है, एक हमने ये टेबल बनाया, और फर्स्ट पर्सन में देखिएगा यहाँ पे होता है सिंगुलर नंबर, सबसे पहले सिंगुलर नंबर, और यहाँ पे होता है प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर आपने पढ़ा होगा, हम तो आगे पढ़ाएंगे ही। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर मीन्स क्या होता है, एक वचन, और प्लूरल नंबर्स क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे बहुवचन। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में हमारा हमेशा क्या आता है, आई आता है, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में हम लोग किसको रखते हैं, वी के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पे आ गया सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में सिंगुलर नंबर में के अंतर्गत यू आता है, और सेकंड पर्सन के ही अंतर्गत यहाँ पे प्लूरल नंबर में क्या आता है, यू आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन एक ऐसा है जिसमें बहुतेरे आते हैं, जैसे ही, सी, इट, या अगर कोई सिंगुलर नाम हो गया, सिंगुलर अगर नेम हो गया, तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये इसी के अंतर्गत आता है। सिंगुलर नेम भी आता है थर्ड पर्सन के ही अंतर्गत। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए, तो प्लूरल नंबर में हम लोग थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में या तो हम लोग दे को रखते हैं, या इसमें एक और बड़ा, या इसमें हम लोग रख सकते हैं, यहाँ पे जब सिंगुलर नेम रखे हैं तो इसमें आप प्लूरल नेम भी रख सकते हैं, प्लूरल
नेम को इसके अंतर्गत आप रख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो भी बहुवचन नाम आएगा वो किसके अंतर्गत आएगा, इसके अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको देखना है कि कहाँ पे हम भर वन और कहाँ पे हम लोग भर फाइव यूज कर सकते हैं। तो देखिए, हम कहने का मतलब है कि जो भी यहाँ पे क्या है, सिंगुलर नंबर हो और प्लूरल नंबर हो, यहाँ पे देखना है कि केवल थर्ड पर्सन, कैसे, केवल थर्ड पर्सन ही सी इट, या अगर सिंगुलर नेम रहेगा तो इसके संग हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ब फाइव का यूज करते हैं, वर्ब फाइव का यूज करते हैं। और वर्ब फाइव का मतलब होता है कि V1 प्लस एस या ई एस, V1 प्लस एस या ई एस का अर्थ होता है वर्ब फाइव। यानी वर्ब फाइव का अर्थ क्या होता है, V1 प्लस एस या ई एस। तो हम लोग सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नेम या देखिए थर्ड पर्सन ही सी इट या सिंगुलर नेम के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब फाइव का। और बाकी सभी जितने भी ये सिंगुलर नंबर आई, ये प्लूरल वी, यहाँ पे सिंगुलर यू एंड प्लूरल यू, एंड थर्ड पर्सन दे या प्लूरल नेम के साथ हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, यहाँ पे वर्ब वन का प्रयोग करते हैं। इसके साथ क्या सी वर्ब वन का प्रयोग करते हैं। और आप, और ये बात है कि कोई भी वर्ब वन, ठीक है, कोई भी वर्ब अगर वर्ब वन हो, यानी कहने का मतलब है कि गो क्या है, वर्ब है। और वर्ब किस रूप में है, यानी कोई भी वर्ब वन अपने मूल अवस्था में ही रहते हैं। कोई भी वर्ब वन हमेशा प्लूरल अवस्था, अपने मूल अवस्था किस अवस्था में जाएंगे, प्लूरल अवस्था, मूल अवस्था प्लूरल रूप में होता है। लेकिन वहीं अगर इसको हम लोग वर्ब फाइव कर देते हैं, यानी वर्ब वन को अगर हम लोग वर्ब फाइव कर देते हैं, तो ये वर्ब फाइव इसमें गो में क्या लग जाएगा, इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे ईएस जोड़ देते हैं, जो आगे जाके आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया जाएगा कि इसमें हम लोग क्या क्यों यहाँ पे एस एस जोड़ते हैं, तो ये सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी वर्ब अपने मूल अवस्था में रहेगा तो वो वर्ब वन क्या होगा, प्लूरल अवस्था में होता है। लेकिन यही अगर वो सिंगुलर अवस्था बनाने के लिए उसको अगर उसमें एस या एस जोड़ दिया जाए तो उसको हम लोग वर्ब फाइव बोलते हैं। और वही वर्ब फाइव आपका किस अवस्था में होता है, तो ये सिंगुलर अवस्था में होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में तो आ ही रहा होगा बहुत अच्छे से। चलिए, अब इसके बाद ये तो समझ में आ गया ना कि कैसे वर्ब वन और कैसे वर्ब फाइव का यूज होता है। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोग कहाँ पे इसमें, अगर देखिए ये तो समझ में आ गया कि वर्ब वन और वर्ब फाइव है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि वर्ब फाइव मीन्स हम क्या बताए हैं, कि वर्ब फाइव मीन्स यहाँ पे बताया कि वर्ब में क्या होता है, एस या ईएस का प्रयोग होता है, वर्ब वन प्लस एस या ईएस। लेकिन अब इसमें देखना है कि हम कहाँ पे एस लगाएंगे और कहाँ पे ईएस लगाएंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।